हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ठीक से होंगे। आज का जो टॉपिक ये है, मौजू ये है कि कोई व्यक्ति जो है अभियुक्त है और वो गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तार के दौरान यानी 24 घंटे के अंतर्गत जो है, जो उसके निकटतम मजिस्ट्रेट है, जो नियर मजिस्ट्रेट है, उसे वहां पर उपस्थित करने का उसे संवैधानिक अधिकार है कि निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करे। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 के तहत उसे मूल अधिकार प्रदान है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दे। और पहले सीआरपीसी में सेक्शन 57 में बताया गया था। अब जो है नई संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 में भी बताया गया है कि उसे 24 घंटे के अंदर जो है, अगर वो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कर दें। बशर्ते यह है कि उसकी जो यात्रा समय छोड़कर जो है, वो यात्रा समय जो है उस 24 घंटे में जोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो गिरफ्तार होने के पश्चात जो है उसकी 24 घंटे के अंदर जो है मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, तो उस व्यक्ति को कितने समय तक पुलिस अपनी अपेक्षा में कस्टडी में ले सकता है, इसके बारे में प्रोसीजर बताया गया है। ये प्रोसीजर जो है, पहले आप जब पढ़ते थे सीआरपीसी तो वहाँ 167 में बताया जाता था। अब जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 187 के तहत ये बताया गया है। 187 में कहा जाता है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, यानी जहां 24 घंटे के अंदर जो है अगर अन्वेषण कंप्लीट नहीं होता है तब, यानी आप ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो अपराध ये होता है कि एक उसकी लिमिटेशन है कि अपराध का विचार कौन कौन करेगा। मजिस्ट्रेट के सामने चाहे वो मामला सुनने का अधिकारता रखता हो या ना रखता हो, एक होता है ट्रांजिट डिमांड होता है। तो अगर वो अधिकार रखता हो ना रखता हो, लेकिन वो जहां गिरफ्तार किया गया है वहां वो पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में ये लगता है पुलिस उसे इस मामले को पूरी तरह से स्पेन करती है कि साहब मौके के और घटना को तफ्तीश करना है, जिसमें अभियुक्त को उपस्थिति जरूरी है, अभियुक्त से पूछताछ करनी है और उस मुकदमे या उस घटने पर जो है निष्कर्ष पहुंचने के लिए। यानी आयोग का काम क्या होता है कि अगर ये जो जांच करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कस्टडी के लिए अगर समय मांगेगा, तो कस्टडी जो रैंक होगा इंस्पेक्टर का होगा, यानी उस थाने के इंचार्ज ऑफिसर जो होते हैं, या सब इंस्पेक्टर के नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा। पहली बात क्या, उस थाने का जो है इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के नीचे का कोई अधिकारी ये मांग नहीं कर सकता है कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से। सेकंड बात यह है कि अगर जो है मामलों को ये लगता है कि कोई ऐसी अपराध जो है वो 90 दिन, 60 दिन, अब जो आई है 40 दिन और या 15 दिन या 7 दिन का इसमें खेल है। अगर फर्ज करें कि कोई मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उस गिरफ्तार समन का मामला हो। समन के मामले में आपको बताया गया है कि समन के जो मामला जो है गंभीरतम ना हो, वही मामला समन। समन के डिफिनीशन में आप देखेंगे। और उस मामले में जो है गिरफ्तार और 6 माह तक अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आगे इन्वेस्टिगेशन भी रोक दिया जाएगा। ये बात है।
अगर कोई ऐसा मामला है कि वो मामला हत्या से हो या मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध किया हो, ऐसे व्यक्ति को जो है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो 90 दिन तक जो है पुलिस कस्टडी लिया जा सकता है। और कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। जो मुलजिम होगा वो जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में मैं बाद में आपको अंतर बताऊंगा कि जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होता है। लेकिन मुलजिम अब किसके कस्टडी में है, वो पेश कर दिया जाता है तो किसके कस्टडी में आ जाता है, जुडिशियल कस्टडी में आ जाता है। जब तक मजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया जाता है जब तक वो पुलिस कस्टडी में है। जैसे उसने पेश कर दिया वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो एक डे टू डे हेयरिंग की मतलब एक ही बैग 90 दिन की कस्टडी मिलेगी, ये इम्पॉसिबल है। समय समय पर ब्रेक करके करके आपको कस्टडी मिलेगी, 90 दिन का कस्टडी होता है। और उसके बाद में आपने 90 दिन के अंदर कस्टडी कंप्लीट नहीं की और कोई स्पेशल लॉ के तहत आप देख रहे होंगे कि एनआई है या ईडी है या सीबीआई है, आजकल जो देख रहे हैं कि 90 क्या 2-2 महीने बीत जाते हैं, 3-3 महीने क्या नाम है 6-6 महीने बीत जाते हैं और अभियुक्त जो है कस्टडी में रहता है। और उसका अगर टेक्निकल तौर पे देखें तो उसको डिफॉल्ट इन बेल का राइट मिल जाता है। लेकिन इस बात को गौर फिक्र करना चाहिए न्यायालय को कि टेक्निकल डिफॉल्ट बेल जो है ग्रांट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जहां तक कानून का मैं छात्र हूं और कानून का एक कंसेप्ट है, सो दोषी छूट जाए और एक बेगुनाह को जो है दोषी न ठहराया जाए। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि सो बेगुनाह दोषी मानकर ट्रायल टू ट्रायल चलता रहता है, राम भरोसे काम हो रहा है। लेकिन बेगुनाह के चक्कर में 100 निर्दोष व्यक्ति को जो है परेशान किया जा रहा है। ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस नहीं, ये हम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। हमें जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए, जो प्रिंसिपल गाइड्स है उसे फॉलो करना चाहिए। अगर व्यक्ति का समय पूर्ण जैसे हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अगर 120 दिन भी अगर आपने स्टैंड कर दिया और 120 दिन होने के बाद में नहीं इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट कर पाते हैं तो अपने आप में उसको बेल ग्रांट कर देना चाहिए, बेल दे देना चाहिए। और उसके जो कमियां हैं पुलिस अधिकारी की, उस कमियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मामले को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और प्रमा फसाई साक्ष्य को परखना चाहिए। हमारे जूरिस्प्रूडेंस में एक बात ये भी कहा जाता है कि भूसे से गेहूं की दाना अलग करने के बराबर है। यानी न्यायपालिका का काम है, जुडिशरी का काम है कि भूसे में गेहूं के दाने को चुन चुन के निकाले। इसका मतलब यह है कि न्यायालय को सावधानी पूर्वक जो है कि इनको जो है पुलिस कस्टडी देना चाहिए।
और ये भी हो कि उस मुलजिम के साथ कोई थ्रेट ना करे, और जो विटनेसेस कलेक्ट करना है वो विटनेसेस कलेक्ट करें, क्योंकि मामले को जो है प्रोग्रेशन के लिए उससे आवश्यक है कि घटनास्थल से, ये तो बात की बात है। अब मैं बताता हूं कि द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forward under this section may respect or whether he has no jurisdiction to try the case after taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been concealed, authorized from the time to time detention of the time of the accused such custody as such magistrate think fit for a term not exceeding 15 days in the whole or part at any time during the initial 40 days of 60 days out of detention period of 60 days or 19 days as the case may be provided in subsection 3, and if has no jurisdiction to try the case or committed it for trial and consideration for further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to magistrate having such jurisdiction। यानी वो मजिस्ट्रेट जिसके पास एक्यूज पर्सन है और इस धारा के अधीन उसके पास भेजा गया है विचार किया जाए या चाहे बिना मामले को ट्रायल करने के अधिकारता हो या ना हो, अभियुक्त व्यक्ति विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या उसको जमानत रद्द कर दी गई है। जहां अभियुक्त को जो है जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त ऐसे अभिरक्षा में है, ऐसे कस्टडी में है जिससे वो मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो इतनी टाइम पीरियड के कुल मिलाकर जो है पार्टली या जो है 15 दिन का अधिक नहीं होगा। और सब क्लास 3 की में जो ये बात कहता है कि 60 दिन या 90 दिन से अधिक कस्टडी में नहीं होगा, या उस अवध टाइम पीरियड से जो 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय समय पर क्या है वो अथराइज कर देगा। 40 दिन या 90 दिन जो है वो समय समय पर अथराइज किया जाएगा। और यदि उस मामले के विचार ट्रायल या विचार के लिए सुपुर्द किया गया है, अधिकारता हो या ना हो, तो निरुद्ध किया जाना आवश्यक नहीं, तो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार जो मजिस्ट्रेट सुनने वाला है वो कंपिटेंट वाला है उसके पास वो भेज देगा। अब मैंने आपको टर्म कंडीशन बताई कि द मजिस्ट्रेट में अथराइज, तीसरी बात कर रहा हूं, द मजिस्ट्रेट में अथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days if you thus satisfied the adequate ground exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under subsection for a total period exceeding। यानी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति के पास पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध 15 दिन के टाइम पीरियड के आगे की उस दिशा में अथराइज कर सकेगा जिसको वो समाधान हो। यानी 15 दिन की जो बात है वो आप आगे मांग रहे हैं तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, तभी मजिस्ट्रेट जो है आपको कस्टडी में देगा और मुतमईन कर दे मजिस्ट्रेट को। अब इसमें दो बातें हैं कि 19 days हुआ द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म 10 years। यानी 90 दिन के लिए जो ऑथराइज किया जाएगा उसमें या तो कैपिटल पनिशमेंट वाले हो या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले हो या 10 years वाले। सेकेंड बात कहता है कि 60 days हुआ द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एनी अदर ऑफेंस, यानी कोई भी ऑफेंस होगा and or expired set the period 90 days or set the or 60 days, the एक case may be accused person shall be released on bail he is prepared to the judge furnish bail, that furnish bail, and every person released on bail
under this subsection shall have the deemed to be released under provision of chapter 35 for the purpose of this chapter। यानी ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ दे दिया है कि आप समझेंगे कि जो यहाँ पे भी बेल का राइट पैदा कर देता है। यानी 90 दिन 60 दिन के जो टाइम पीरियड को समाप्त करने के बाद यदि अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने के लिए वो तैयार है, जमानत दे देता है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि जो धारा 1 के अधीन जो जमानत के जो सेक्शन चैप्टर 35 में बताएगा उसी तरीका वो उसे जमानत मिल गया। कोर्ट बात कहता है कि नो मजिस्ट्रेट शेल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर द सेक्शन अनलेस द अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम in person for the first time or subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through the audio video electronic means। यानी ये बात आ गया कि भैया अभियुक्त को जो है अब तो अच्छी बात आई, इजाद हुआ है, टेक्नोलॉजी पैदा हुई है, नई दौर आया है, तो हम पुलिस विभाग जो है क्या काम करेगी कि थाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाएगी, वीसी रूम बना के जो है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो प्रेजेंस करा सकती है, तो ताकि आने जाने का यात्रा भी बच जाएगा और समय भी पुलिस के पास पर्याप्त होगी और आय व्यय में जो है फायदा होगा कि ताकि खर्च भी नहीं होगा। तो ये बातें बताती है। पांचवी बात कहते हैं कि नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। यानी कोई भी सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट द्वारा जो है वो जो हाई कोर्ट द्वारा सशक्त किया गया हो या नहीं किया गया है, पुलिस अपरीक्षा में नहीं करेगा। अगर जो है किसी भी मजिस्ट्रेट को जो है अगर हाई कोर्ट अथराइज नहीं किया है तो पुलिस उसके सामने प्रस्तुत नहीं करेगी। जैसे एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं और अपराध ज़्यादा है तो वहाँ परजेस नहीं करेगा। पांचवी बात रोकता है। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि फॉर द एविडेंस ऑफ डाउट it is hereby declared that the notwithstanding the expiry of the period specified in subsection 3, the accused shall be detention in the custody so long for does not be furnished bail। यानी इसका कुछ आपका डाउटफुली वो दूर करता है, शंकाएं दूर करने के लिए ये डिक्लेयर करता है कि उप धारा 3 में जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड समाप्त हो जाने पर अभियुक्त व्यक्ति को तब तक कस्टडी में रखा जाएगा तब तक वो जमानत नहीं दे देता है। या आप मान लीजिए आपका जो है टाइम पीरियड समाप्त होगा लेकिन आपको जमानत देना होगा, बॉन्ड भरना होगा, तभी आपको रिलीज होगा। ये बात एक्सप्लेनेशन करता है। वही सेकंड बात करता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर एन एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड इज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4, द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिम सिग्नेचर और द ऑर्डर अथराइज detention or by the order certified by the magistrate as to the production of the accused person through audio video electronic means the case may be। यानी कि इसमें कहता है कि जब ये प्रश्न उठता है, ये क्वेश्चन उठता है कि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है, जैसे कि धारा 4 में जो है रिक्वायर्ड है, और या अक्यूज को पेश करने के लिए जो टाइम पीरियड है या डिटेंशन के लिए जो अथराइज करने वाला कोई ऑर्डर है उस पर जो है सिग्नेचर करता है, या मजिस्ट्रेट अभियुक्त के व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसाधनों के बारे में, पेशी के बारे में उसे प्रमाणित करने का साबित कर दिया जाता है। ये बात करता है। प्रोवाइडेड इन दिस केस वुमेन अंडर 18 years of the age the detention shall be authorized to be in the custody of remand home or recognized social institutions। यानी इसमें महिला के बारे में बताया है यार कि अगर 18 वर्ष से कम की लड़की है, महिला है, उस दिशा में उससे जो है कहाँ रखा जाएगा। तो आप देखे होंगे कि उसे जो है जो उसके लिए सोशल या बनाया गया हो या होम गृह सोशल रिकग्नाइज जो सामाजिक मान्यता द्वारा उसे बनाया जाएगा या बाल गृह है वहाँ उसे रखा जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर डेट नो पर्सन शेल बी डिटेन अदरवाइज देन इन पुलिस स्टेशन अंडर द पुलिस कस्टडी इन और इन पर्सन अंडर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस डिक्लेयर ए प्रिजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट गवर्नमेंट। यानी यहाँ ये स्पेशल लिख दिया कि
परंतु यह है कि किसी व्यक्ति को जो है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा न्यायिक अभिरक्षा जेल रूम में घोषित का स्थान अधीन जो है पुलिस अभिरक्षा जेल अभिरक्षा पुलिस थाने के विभिन्न स्थान पे अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यानी अगर जेल में पुलिस द्वारा है से भिन्न के स्थान पर वो कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ये बात कहता है। अब बात ये कहता है कि यहाँ पर जो है शिष्ट की बात कहता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो रिमांड कितने दिन का दे सकता है, वो 7 दिन के लिए दे सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कि इस धारा के अधीन जो है पुलिस कस्टडी में जो ऑथराइज किया गया मजिस्ट्रेट को अपने का जो है मजिस्ट्रेट को जो पुलिस अधिकारी कार्डों को जो इसके मतलब क्या है कि ए मजिस्ट्रेट ऑथराइज अंडर द सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस सेल रिकॉर्ड एज अ रीजन, जो पुलिस रिकॉर्ड देगा उसको क्या है पत्रौली में लिखेगा। मौखिक न्याय मजिस्ट्रेट भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो है मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट ऐसे दशा आदेश दे सकेगा जो आदेश के पत्र के देने के कारण मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अगर वो मजिस्ट्रेट तो सीजेएम को वो आदेश की प्रतिलिपि भेजेगा। जहाँ समन के मामले में हो वो 6 महीने से ज़्यादा उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा। 6 महीने से अगर कोई पर्याप्त कोई या कोई ग्राउंड्स नहीं दे पाते हैं तो वहाँ उनको इन्वेस्टिगेशन से बात कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर प्रोविजन 10 के जो है बात करते हैं जहाँ धारा 9 के अधीन अपराध का आगे अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दे दिया गया तो वहाँ सेशन न्यायाधीश आवेदन किए जाने पर अन्यथा समाधान हो जाता है कि अपराध के आगे का अन्वेषण किया जाना है तो उपधारा 9 के अधीन आदेश को रद्द कर सकता है। यानी मजिस्ट्रेट अगर उस चीज़ को जो है स्टॉप लगा दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप सेशन कोर्ट में जाकर जो है एप्लीकेशन देकर जो है अर्जी लगाकर जो है आप पर्याप्त ग्राउंड दे देते हैं तो वो मजिस्ट्रेट का जो आदेश है वो आदेश को खंडन कर दिया जाएगा और नया आदेश जो है पारित कर दिया जाएगा। तो ये आपको जो मैं जो है ये आपको रिमांड के बारे में मैंने आपको अवगत कराया हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगा रहा हूँ। थैंक यू।